हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ममता राठी। डॉक्टर ममताज एजुकेशनल प्लेक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग सिक्योरिटीज़ एनालिसिस के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट सीरीज़ हमने देख ली है जिसमें हमने 40 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब ये है हमारी सीरीज़ 2। सिक्योरिटीज़ एनालिसिस ये सब्जेक्ट आमतौर पे एमकॉम में पढ़ाया जाता है, तो एमकॉम की जो भी स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ एमकॉम स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर द एग्जाम्स। So let us start with our series 2 of securities analysis MCQ type questions. The next question is, stock exchange helps in the fixation stock price, ensure safe and fair dealings, induces good performance by the company, all of the above. स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक के प्राइसेस को फिक्स करता है, उसी के साथ साथ सेफ एंड फेयर डीलिंग्स को भी इंश्योर करता है, और जो परफॉर्मेंसेस होते हैं कंपनीज़ के उसके गुड परफॉर्मेंस को भी इंड्यूस करता है। तो ऊपर दिए हुए जो भी ऑप्शंस है वो सारे करेक्ट हैं, सो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द करेक्ट आंसर। Next, the broker has bought 10,000 ABC shares at rupees 200 and sold 8,000 shares at rupees 190 on the same day. The margin he has to pay is gross exposure margin, special margin, mark to market margin, concentration ratio margin. तो एक ब्रोकर है जिसने 10,000 शेयर्स जो है ABC कंपनी के वो लिए थे 200 रुपीज़ में, और उसे सोल्ड किया है, यानी कि 8,000 शेयर्स हैं उनको सोल्ड कर दिया है 190 रुपीज़ में। सेम डे में ये वाले ट्रांजैक्शन हुआ है। तो जो मार्जिन है वो मार्जिन कितना पे करना पड़ेगा? तो मार्जिन जो होता है वो मार्क टू मार्केट मार्जिन पर पे करना पड़ता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑर्डर्स इज फॉल्स? इनमें से ऑर्डर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? A market order is simply an order to buy or sell a stock immediately at the prevailing market price. A limit sale order is where investors specify prices at which they are willing to sell a security. If stock ABC is selling at $50, a limit buy order may instruct the broker to buy the stock if and when the share prices falls below $45. नन ऑफ द अबाउ। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो फॉल्स है? तो ये सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, सो इनमें से कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबाउ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द यूज ऑफ इंटरनेट टू ट्रेड एंड अंडरराइट सिक्योरिटीज इज लीगल अंडर SEC regulations, is regulated by the New York Stock Exchange, decreases underwriting cost for a new security issue, increases underwriting cost for a new security issue. तो जो इंटरनेट का यूज़ होता है हमारी ट्रेड के लिए और अंडरराइट सिक्योरिटीज़ के लिए, वो जो इंटरनेट का यूज़ है वो हमारी अंडरराइटिंग कॉस्ट को डिक्रीज कर देता है न्यू सिक्योरिटी इशू के लिए। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल रिलायंस एक्स कंपनी शेयर्स एट ₹60. दिस ऑर्डर इज बेस्ट रेट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, डिस्क्रिशनरी ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब सेल रिलायंस जो है एक्स कंपनी का शेयर वो 60 रुपीज़ में हमने सेल कर दिया है। तो ये जो ऑर्डर है वो कैसी है? तो ये ऑर्डर जो है उसके ऊपर हमने लिमिट दिया है 60 रुपीज़ का, तो लिमिट ऑर्डर होती है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड वॉज ओरिजिनली नोन एज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो BSE था वो ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था? The Native Share and Stock Brokers Association, the Native Share and Stock Brokers Union, the Native Stock Brokers Association, the Native Share and Stock Brokers Association of India. तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो ओरिजिनली पहचाना जाता था नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन के नाम से। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर्स फॉर शॉर्ट ट्रांजैक्शंस आर यूजुअली borrowed from other brokers, are typically shares held by the short sellers broker in street name, are borrowed from commercial banks, B and C.
अब शेयर्स जो होते हैं जो शॉर्ट ट्रांजैक्शंस के होते हैं वो टिपिकल शेयर्स होते हैं जो हेल्ड किए जाते हैं शॉर्ट सेलर ब्रोकर्स से स्ट्रीट नेम के साथ। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, assume you purchased 100 shares of common stock at $50 per share using 2500 of your own money. The initial margin requirement is 50%. If the maintenance margin is 30%, at what price would you get a margin call? अब अज्यूम करना है कि हमने 100 शेयर्स को परचेस किया है कॉमन स्टॉक में जिसकी प्राइस थी $50 पर शेयर और यूज़ किए थे 2500 फ्रॉम आवर ओन मनी, और जो इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट था वो था 50% का, तो मेंटेनेंस मार्जिन जो है वो 30% का है। तो वो कौन सी प्राइस होगी जिसमें हमें मार्जिन कॉल करना होगा? तो वो होगी हमारी $35.71 की। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वेंशनल थेरीज प्रिज्यूम दैट इन्वेस्टर्स डैश एंड बिहेवियरल फिनांस प्रिज्यूम्स दैट दे डैश। अब कन्वेंशनल थ्योरी में क्या प्रिज्यूम किया जाता है कि इन्वेस्टर्स क्या है, और बिहेवियरल फिनांस में प्रिज्यूम किया जाता है कि इन्वेस्टर्स क्या है। तो हमारे ऑप्शंस है आर इररेशनल, आर इररेशनल, आर रैशनल, मे नॉट बी रैशनल, आर रैशनल बट आर रैशनल, मे नॉट बी रैशनल, मे नॉट बी रैशनल। तो हमारी जो कन्वेंशनल थ्योरी है उसमें प्रिज्यूम किया जाता है कि इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्टर्स रैशनल है, जहाँ की बिहेवियरल फिनांस जो है वो प्रिज्यूम करती है कि हमारे इन्वेस्टर्स जो है वो नॉट बी रैशनल है, मे नॉट बी रैशनल है। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रीवैलेंस ऑफ एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट्स मैनेजमेंट, फोरकास्टिंग एरर्स, ओवर कॉन्फिडेंस, मेंटल अकाउंटिंग, कंजर्वेटिज्म। अब इनमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है हमारी प्रीवैलेंस ऑफ एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए? तो इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के लिए ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक्टिव वर्सेस पैसिव के लिए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन गिव्स टू मच वेट टू रिसेंट इंफॉर्मेशन compared to prior beliefs, they would make dash errors. Framing, selection bias, overconfidence, forecasting. अगर पर्सन टू मच वेटेज दे रहा हो रिसेंट इन्फॉर्मेशन के लिए और कंपेयर में जो प्रायर बिलीव्स है उसको कम इम्पोर्टेंस दे रहा हो, तो ये कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है? तो ये फोरकास्टिंग एरर हो सकता है हमारा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश वॉज द ग्रैंड फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का ग्रैंड फादर किसे कहा जाता है? तो टेक्निकल एनालिसिस का जो ग्रैंड फादर है वो है चार्ल्स डो। सो ऑप्शन सी, चार्ल्स डो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डो थ्योरी posits that three forces that simultaneously affect stock prices are primary trend, intermediate trend, momentum trend, minor trend, कॉन्ट्रेनियन ट्रेंड। अब इन पांचों में से वो कौन से तीन ट्रेंड है जो साइमल्टेनियसली अफेक्ट करते हैं स्टॉक प्राइसेस को अकॉर्डिंग टू डो थ्योरी? तो डो थ्योरी में जो इंटरमीडिएट ट्रेंड है और माइनर ट्रेंड है वो ट्रेंड जो है वो अफेक्ट करता है स्टॉक प्राइसेस को। ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुट और कॉल रेशो इज कंप्यूटेड एज डैश and higher values are considered dash signals. The number of outstanding put options divided by outstanding call options, bullish or bearish. Next option है the number of outstanding put options divided by outstanding call options, bullish. The number of outstanding put options divided by outstanding call options, bearish. The number of outstanding call options divided by outstanding put options, bullish. तो पुट और कॉल रेशियो जो होता है वो कंप्यूट किया जाता है तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग पुट ऑप्शंस डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग कॉल ऑप्शंस के साथ, और हायर वैल्यूज जो है वो कंसिडर की जाती है बुलिश और बेरिश सिग्नल के तहत। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज वॉज रिकॉग्नाइज्ड ऑन अ परमानेंट बेसिस इन। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जो था वो रिकॉग्नाइज गया था परमानेंट बेसिस पे इन द ईयर 1957 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्टमर्स प्रोटेक्शन फंड इज सेटअप
To protect the broker in case of non-payment of money by investors. To protect the broker in case of non-payment of money by investors. To provide insurance to investors in case of default by the members. To protect the member and the investor. अब कस्टमर्स प्रोटेक्शन फंड जो होता है वो किस लिए सेट किया गया होता है, तो वो प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस इन्वेस्टर्स को अगर इन केस डिफ़ॉल्ट हो जाए मेंबर्स से। तो ऑप्शन सी जो है, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस टू इन्वेस्टर्स इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट बाय द मेंबर्स, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द VSAT विच कनेक्ट्स द मेन सेंट्रल कंप्यूटर मीन्स। VSAT का क्या मतलब होता है जो सेंट्रल कंप्यूटर को कनेक्ट करता है? विदेश संचार ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, विदेश संचार एपरेचर टर्मिनल, वेरी स्पेशल एपरेचर टर्मिनल, वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। तो VSAT जो होता है जो सेंट्रल कंप्यूटर को कनेक्ट्स करता है मेन सेंट्रल कंप्यूटर्स को, वो होता है वेरी स्मॉल एपरेचर टर्मिनल। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस ऑफ द NSE इज कैरिड आउट बाय। NSE के जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस होते हैं वो किसके तहत कैरिड आउट किए जाते हैं? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाय द एक्सचेंज इटसेल्फ। तो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशंस जो होते हैं वो NSE के, वो कैरिड आउट किए जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के तहत। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सेंसेक्स हैज़ 25 स्टॉक्स, 30 स्टॉक्स, 33 स्टॉक्स, 35 स्टॉक्स। सेंसेक्स में हमेशा 30 स्टॉक्स होते हैं, 30 स्टॉक्स को लेकर ही ये सेंसेक्स बनता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आप सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पर मैंने इन सारी चीज़ों की वीडियोस बनाए हुए हैं, जहां पर मैंने सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में, उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट क्या है इसके बारे में बहुत ही छोटे छोटे आसान और ईजिली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस में वीडियो बनाए हैं, जिससे कि आप उनकी जानकारी पा सकते हैं। तो आप मेरी चैनल पर जाइए, वहाँ पर वो सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे और उन वीडियो को पढ़ना भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज इज टू इंटरलिंक। इंटरकनेक्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वो इंटरलिंक करते हैं किन्हें? द BSE, NSE, OTCEI, ऑल द स्टॉक एक्सचेंज, 15 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज, 14 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। तो इंटरकनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंजेस जो होते हैं वो इंटरलिंक करते हैं 15 रीजनल स्टॉक एक्सचेंज को। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, over the counter exchange of India was started after the role model of NASAQ, JASAQ, NASDAQ and JASDAQ, NSE। अब ओवर द काउंटर एक्सचेंज है इंडिया का, वो स्टार्ट हुआ था आफ्टर द रोल मॉडल ऑफ NSDAQ एंड JASDAQ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, टू बी लिस्टेड ऑन द OTCEI द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी इज। OTCEI के अंदर लिस्टेड होने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए? तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो है 3 करोड़ का। सो ऑप्शन बी 3 करोड़ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू SEBI गाइडलाइंस ऑल द न्यू इश्यूज शुड बी इन द डिपॉजिटरी मोड, ऑल द A group shares should be traded through NSDL, all the B group shares should be treated through or traded through NSDL, all the above are true। अब SBI की जो गाइडलाइंस है उसमें दिया गया है कि जो न्यू शेयर्स या न्यू इश्यूज है वो डिपॉजिटरी मोड में ही होने चाहिए। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, SEBI would not offer documents seeking listing on OTCEI, NSE, BSE, ISE। SEBI OTCEI के अंडर डॉक्यूमेंट्स अगर लिस्टिंग हुए हो तो उससे डॉक्यूमेंट्स ऑफर नहीं करती है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन शुड नॉट बी लेस दैन 25% ऑफ द इशू साइज, 20% ऑफ द इशू साइज, 30% ऑफ द इशू साइज, 33% ऑफ द इशू साइज। प्रमोटर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 20% से कम नहीं होना चाहिए। सो ऑप्शन बी 20% ऑफ द इशू साइज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द मर्चेंट बैंकर्स आर डिवाइडेड इंटू 4 कैटेगरीज, आर डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज,
have to segregate fund and fee based activity, should have net worth of rupees 3 crore. अब एट प्रेजेंट मर्चेंट बैंक्स जो है उन्हें सेग्रीगेट करना है फंड्स एंड फीस को बेस्ड ऑन एक्टिविटी. सो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, द ब्रोकर शैल हैव टू फर्निश सेबी अ कॉपी ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विद इन 1 month of each accounting period, 2 months of each accounting period, 3 months of each accounting period, 6 months of each accounting period. अब ब्रोकर्स जो है उनको सेबी को जो ऑडिटेड कॉपी बैलेंस शीट की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंटिंग की होती है वो फर्निश करनी होती है. वो 6 मंथ्स अकाउंटिंग पीरियड, ईच अकाउंटिंग पीरियड के 6 मंथ के अंदर करनी होती है. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, म्यूचुअल फंड कैन मेक इन्वेस्टमेंट in any company listed or unlisted, in privately placed securities of associated company, up to 40% of the listed or unlisted securities of group companies, should not exceed 10% of the funds in securities of a single company. अब म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट हम एक्सीड नहीं होनी चाहिए 10% ऑफ द फंड्स इन सिक्योरिटीज़ के सिंगल कंपनी के. क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स में हम एक ही साथ अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर देते हैं और वहाँ पर जो रिस्क होती है वो रिस्क को स्टेबलाइज करने का काम हम करते हैं. तो वो जो लिमिट है वो लिमिट है 10% की. तो 10% फंड्स जो है हमारी सिक्योरिटीज़ का वो सिंगल कंपनी में इन्वेस्ट उससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. फ्रेंड्स, अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में भी ठीक से जानना चाहते हैं तो मेरी यूट्यूब चैनल पर म्यूचुअल फ़ंड के बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें बहुत ही सिंपल तरीके से म्यूचुअल फ़ंड क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई है. आप मेरी चैनल पर जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं. Next, FIIs are permitted to invest in the listed companies only, to invest in the listed and unlisted companies only, not to invest in the debentures, to invest in shares of listed, unlisted and companies and debentures. तो FIIs जो है वो परमिटेड है इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर्स लिस्टेड कंपनीज में, अनलिस्टेड कंपनीज में एंड डिबेंचर्स में भी. ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट, gross domestic product is a logical factor to analyze the economy in picking up a stock because it indicates inflation or deflation, the market value of assets, the status of the economy, the condition of the stock market. अब जीडीपी जो है वो जीडीपी लॉजिकल फैक्टर होता है एनालाइज करने में हमारी इकोनॉमी को और पिकअप करने में हमारी स्टॉक को, क्योंकि जीडीपी जो है वो इंडिकेट करता है हमारी इकोनॉमी की स्टेटस को. सो ऑप्शन सी, स्टेटस ऑफ द इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, एन इन्वेस्टर गेट्स 15% रिटर्न फ्रॉम EX स्टॉक. द इन्फ्लेशन रेट इज 7%. हिज रियल रेट ऑफ रिटर्न इज 7.48, 8, 2.5, 7.48. अब इन्वेस्टर जो स्टॉक सेल कर रहा है EX से उसके ऊपर 15% रिटर्न मिला रहा है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो इन्फ्लेशन रेट 7% है. तो उसका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वो होगा 7.48. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर लीड्स द एक्टिविटी स्टॉक मार्केट: मनी सप्लाई, पर कैपिटा इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड. तो मनी सप्लाई जो होता है वो मनी सप्लाई स्टॉक मार्केट की एक्टिविटी को लीड करता है. सो ऑप्शन ए, मनी सप्लाई इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रोथ इंडस्ट्री इज डिफाइंड एज एन इंडस्ट्री विथ 15% रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, एन इंडस्ट्री वेयर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट इज ग्रोइंग, एन इंडस्ट्री विथ हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एन इंडस्ट्री विथ एवरेज ग्रोथ हायर देन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी. अब हमारी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो हमारी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ होती है वो एवरेज ग्रोथ, इकोनॉमी के एवरेज ग्रोथ से हायर अगर होगी तो उसे हम इंडस्ट्री की ग्रोथ कहेंगे. सो ऑप्शन डी है, इंडस्ट्री विथ एवरेज ग्रोथ हायर देन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, मिस्टर ए इज डेयरिंग पोर्टफोलियो मैनेजर. He wants to increase the return of his portfolio. He should choose stocks from defensive industry, industry at growth stage, industry in the maturity period, industry with more export potential.
अब मिस्टर ए जो है वो डेयरिंग पोर्टफोलियो मैनेजर है और उसे इंक्रीज करना है उसका पोर्टफोलियो रिटर्न, तो उसे कौन से स्टॉक को चूज करना चाहिए? पोर्टफोलियो रिटर्न्स को इंक्रीज करने के लिए इंडस्ट्री एट ग्रोथ स्टेज को चूज करना जरूरी हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द राइज ऑफ डिविडेंड टैक्सेस अफेक्ट्स इन्वेस्टर, द कॉर्पोरेटर, द स्टॉक मार्केट, द फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब डिविडेंड टैक्सेस के अगर राइज हो जाए तो उसका अफेक्ट किस पर होगा? तो उसका अफेक्ट जो होगा वो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Next, which of the following items might result in dilution of a corporate's earnings per share at present? Convertible bonds, warrants, stock options given as incentive to top executives, all of the above. अब इनमें से वो कौन सा आइटम है जो रिजल्ट कर सकते हैं डाइल्यूशन में हमारी कॉर्पोरेट्स अर्निंग्स पर शेयर को एट प्रेजेंट में? तो वो होते हैं हमारे स्टॉक ऑप्शंस गिवन एज इंसेंटिव टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। So option C is the correct answer. Next question, the growth in book value per share shows a rise in the share prices, increase in the physical assets of the firm, increase in net worth, growth in reserves. तो हमारी जो बुक वैल्यू पर शेयर जो होती है और उनमें अगर ग्रोथ शो कर रहा है तो उसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि हमारे रिजर्व्स में ग्रोथ हो रही है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, a common stock payout ratio is directly related to the company's growth rate, can be zero for a growth firm, measures the earnings of shares as a percentage of its market price, indicates the future cash dividends to be expected. तो कॉमन स्टॉक पे आउट रेशियो जो है वो होता है हमारा कैन बी जीरो फॉर अ ग्रोथ फर्म। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Next, the price earnings ratio of a stock reflects the growth of the company, the market mood for the company's stock, the earnings retained and invested in the company, the dividend paid out for the company's stock. तो हमारी जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो होती है स्टॉक रिफ्लेक्ट को लेकर, तो वो होती है मार्केट मूड फॉर द कंपनी स्टॉक के साथ। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द मार्केट वैल्यू ऑफ द स्क्रिप इज डिटरमाइंड बाय the dividend declared by the company, the present status of the stock market, the number of floating shares, the interaction of demand and supply. अब जो मार्केट वैल्यू होती है हमारी स्क्रिप की वो डिटरमाइन होती है इंटरेक्शन, डिमांड एंड सप्लाई की। तो डिमांड एंड सप्लाई का जहाँ पर भी इंटरेक्शन होगा तो उसी के हिसाब से मार्केट वैल्यू जो है स्क्रिप की वो डिटरमाइन हो जाएगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Friends, we have discussed 80 questions, MCQ type questions of securities analysis. These questions are very beneficial for you to solve or to crack your exams. So friends, please share these questions with the all AMCOM students जिससे कि वो इन सारी क्वेश्चंस को स्टडी कर सकें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकें। हम फिर से मिलेंगे हमारी सिक्योरिटीज़ एनालिसिस के नेक्स्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए इन सीरीज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। Thank you.